आमिर तिवारी सर, एक तो इस जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उस पर एक आपकी टिप्पणी और दूसरा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया जाना, कितना इम्पोर्टेंट है ये नाम? पहली बात कि मेरी बड़ी सुबह से ही कल मेरी दृष्टि थी कि इंडिया गठबंधन की बैठक कब होती है। जो पार्लियामेंट में पिछले 4-5 दिनों के दौरान हुआ है, 142 सांसदों को जिस तरह से निलंबित किया गया, उसके बाद मुझे लगा था कि इंडिया गठबंधन कम से कम इस मुद्दे पर गंभीरता से कोई निर्णय लेगा और सामूहिक इस्तीफे का ऐलान किया जाएगा। लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। ये दुखद है। दरअसल जब आप संसद से निलंबित होते हैं सांसद, तो फिर सांसदों का अपमान नहीं होता। जिन्होंने उनको चुन करके भेजा है, उनका भी अपमान होता है, जनमत का भी अपमान होता है। तो ये इच्छा शक्ति की कमी दिखाई दी। जिस तरह से कहा गया कि हम अब अगले 20 दिनों के भीतर देश भर में आंदोलन शुरू करेंगे। आप आंदोलन शुरू करोगे, लेकिन आप, भाई, आप जनता के सामने करके तो दिखाओ, अपनी ताकत को तो दिखाओ। आप यह दिखाओ, आप सोचिए, आप कल्पना करके देखिए, कर गठबंधन की बैठक के दौरान अगर इस्तीफे का ऐलान कर दिया गया होता, तो आज हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, आज देश का माहौल कैसा होता, आप अंदाजा लगाइए। अक्सर मैंने देखा है, मोदी तो तमाम मौके खोते हैं बतौर प्रधानमंत्री, जिससे देश की जनता उनमें, उनकी स्वीकार्यता बढ़े। उनको देश की जनता की स्वीकार्यता की कोई परवाह नहीं है। उनको ये लगता है कि जो भक्त है, जो अंधविश्वासी है, जो भ्रष्टाचारी है, वही समर्थन करे, उनके समर्थन से मोदी जी का चल जाता है। जो कॉमन पीपुल है, जो हाशिए पे पड़े लोग हैं, जो अल्पसंख्यक है, जो दलित है, आदिवासी है, उनके समर्थन की मोदी को दरकार नहीं है। अगर दरकार होती तो वो मणिपुर जाते। अगर उनको दरकार होती तो वो तमाम आंदोलनकारियों से मिलते, विपक्ष से बात करते। उनको नहीं चाहिए ये सब। वो जानते हैं कि हमारा जो वोटर है वो कौन है। वो उसी की ओर खाली अपने आप को पूरी तरह से केंद्रित करके रखते हैं। लेकिन विपक्ष, इतना कमजोर विपक्ष हमने कभी देखा नहीं था। इतना बेगैरत विपक्ष हमने नहीं देखा था। दरअसल ये है क्या, देखिए, बहुत साफ तौर पे कह रहा हूं। हमारे यहाँ एक एक पार्टी की सरकार है, तो ये जो पूरा का पूरा विपक्ष है, बस उसका विपक्ष है। जो देश की जनता का पूरा मैंडेट आया मिला है, बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। मतलब कि अगर एनडीए को देखें तो हमारे पास, विपक्ष के पास मैंडेट बहुत परसेंटेज ऑफ वोट्स बहुत ज्यादा है। तो वो दृष्टि नहीं दिखाई दी कहीं से भी। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। मैं इस बात के लिए लानत भेजता हूँ इंडिया गठबंधन पर। एक बात। दूसरी बात, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम, कल जब मुझे जानकारी मिली कि ममता बनर्जी अखिलेश यादव से अकेले में मुलाकात कर रही है, तो मुझे लग गया था कि इस बात की संभावना थी कि, और मैं कहता भी रहा हूं, कि किसी दलित को अब देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और खड़गे का नाम आगे बढ़ा करके बहुत बेहतरीन काम किया है। सुलझे हुए नेता है और उनको सारे लोग स्वीकार करेंगे, यह सच है। लेकिन जो बड़ी जरूरत है, वह सीट शेयरिंग या फिर खरगे का प्रधानमंत्री पद के तौर पे नाम आगे बढ़ाना, वो हरगिज नहीं है। जरूरत इस बात की है कि राम जन्मभूमि के उद्घाटन और तमाम कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर रखा है और अब चल ही रहा है लगातार, अक्षत बटोरो, वो पूरा राममय रहेगा। अगला 3-4 महीना वो साफ दिखाई दे रहा है चुनाव से पहले। उससे मुकाबले की रणनीति पर भी चर्चा की जानी चाहिए थी। आप 8-10 मीटिंग कर लेंगे। आपने कह दिया कि राज्यों में हम, राज्य के नेता सीट शेयरिंग पर फैसला करेंगे। जिस पार्टी का, जिस प्रदेश में आधिपत्य है, वो पार्टी लीड करेगी। ये सारी बातें ठीक है, ये सारी बातें समझ में आती है। लेकिन आपको लड़ किससे रहे हैं, ये तो लाइन क्लियर होनी चाहिए। अगर जिस तरह से राहुल गांधी लगातार विधानसभा चुनाव में जातीय जनगणना और ओबीसी के रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, मुझे तो नहीं लगता उस पर चुनाव जीता जा सकता है। क्योंकि जब मंडल के साथ कभी भी कमंडल आएगा, याद रखिए, मंडल कमंडल की लड़ाई होगी, तो वो फिर गुत्थम गुत्ता होकर कमंडल आगे निकल जाएगा।
अब मोदी को क्या करना था? आपने लाख जाति जनगणना की बात की, आपने कहा कि ओबीसी रिजर्वेशन की बात की, मोदी जी ने एक आदिवासी को बना दिया मुख्यमंत्री, एक जगह पिछड़े को बना दिया मुख्यमंत्री, भले डमी बना दिया। अब आप क्या करोगे? तो दरअसल ये बहुत जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी और पूरा का पूरा यूपीए इंडिया गठबंधन, ये जो बेवजह के भंवर जाल है उनसे निकले और खालिस राजनीति करे, ये बेहद जरूरी है। दूसरी चीज, एक आखिरी चीज, देखिए भाई, अब संसद में लड़ना संभव नहीं है। संसद का अभी 4 महीना बचा है, आप कौन सी लड़ाई संसद पे लड़ लोगे? एक बात। दूसरी बात, सड़क से आप पूरी तरह से नदारद हो। आप बार बार जनता को दोषी बनाते हो कि जनता भक्त हो गई है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं, पिछड़े खड़े हो जाते हैं, दलित खड़े हो जाते हैं। अरे भाई, आप उनके मुद्दों को लेकर सड़क पे उतरो। पहले आप देखो, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज और नेता जेल जाने को, लाठी खाने को तैयार नहीं रहेंगे, आप कैसे बदलाव लाओगे? हम तो उस वक्त मुश्किल से 1-2 साल के रहे होंगे, लेकिन इस देश ने आपातकाल झेला है भाई। सत्ता बदली कि नहीं बदली, इंदिरा गांधी गई कि नहीं गई, प्रोफेसर राजीव गुप्ता जानते होंगे। अगर जेपी के भीतर राजकुमार जी भी जानते होंगे, अगर जेपी के अंदर इस बात का साहस नहीं होता और इस बात का पूरी तरह से भरोसा नहीं होता कि हमारा आंदोलन जो है, हम एक आंदोलन खड़ेंगे और सत्ता को पलट के रख देंगे, तो क्या इंदिरा गांधी की सरकार जाती? दरअसल ये इच्छा शक्ति की जो कमी है वह दिखने लगी, और खाली बैठकों से, उस बैठकों में किसी का नाम आगे बढ़ाने, किसी का पीछे करने। अब देखो खड़गे जी, आप कह रहे हो कि सर्वसम्मति से फैसला हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि खड़गे का नाम आगे बढ़ाया गया तो ममता बनर्जी ने समर्थन किया, केजरीवाल ने समर्थन किया, अखिलेश यादव खामोश रहे, अखिलेश यादव कुछ नहीं बोले। लोग कह रहे हैं कि नाराजगी नहीं हुई, जबकि सच्चाई ये है कि राम गोपाल जी से बात हुई तो राम गोपाल यादव ने साफ कहा कि कांग्रेस जो है बसपा के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रही यूपी में। अगर वो बसपा के साथ गठबंधन करेंगे तो हम उनके साथ कैसे जा सकते हैं? ये सब चीजें भी चल रही है पार्टी के भीतर, इंडिया गठबंधन के भीतर। तो पहली बात, जान लीजिए एक बात, जब आप मजबूती के साथ खड़े होंगे, जब देश की जनता के बीच आप मजबूत होंगे, तब आपका गठबंधन मजबूत होगा। गठबंधन मजबूत हो और जनता का साथ न हो, वह दोनों वो पॉसिबल नहीं। पहले जी। अपने आप को मजबूत करने के लिए जनता के बीच जाइए और सड़क पे उतरिए। अब संसद का जी। भरोसा छोड़िए और दिखाइए करके भाई, कुछ त्याग करके दिखाइए, इस्तीफा देकर दिखाओ। क्या माने, पूरा देश कह रहा है, पूरा देश कह रहा है कि ये करके दिखाओ, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। अवैध सर, एक तरफ तो जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो चुनाव जिस तरीके से भी अति सक्रियता की बात हो रही है तो उस तैयारी में वो है। दूसरी तरफ अभी इंडिया गठबंधन के जो दल है उनके सामने कई सारे चैलेंज है। जैसे कल बात हुई, जो खबर आ रही है उसके हिसाब से कि जो सीटों के बंटवारे को लेकर के राज्य स्तर पर बैठने की बात हुई है। तो राज्य स्तर पर ये जो कदम है उनका बैठने का, वो कितना, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि राज्य की इकाइयों में अक्सर ये देखा जा रहा है सारी जगहों पर लगभग लगभग कि बड़ा विरोध है। भले ही ये अपर लेवल पे बात कुछ और चल रही है, लेकिन राज्य स्तर पर सारे सियासी दल एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। तो ये जो कदम है वो कितना आसान या कितना मुश्किल होगा? और एक सवाल मैं यूपी के परिप्रेक्ष्य में भी जोड़ देना चाहता हूँ आपके साथ। अखिलेश यादव की कल बात हुई, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से भी बात आई कि यूपी में जो है वो 15 से 20 सीटों की बात होगी कांग्रेस की, तो ऑलरेडी 65 पे बात कह रहे हैं लड़ने की अखिलेश यादव। तो क्या माना जाए कि यूपी में सीटों का बंटवारा लगभग तय है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, अखिलेश यादव ने बहुत साफ कर दिया है कि कांग्रेस और बसपा के बीच अगर कोई गठबंधन होता है तो हम शामिल नहीं होंगे। तो ये बात दिमाग में एकदम पूरी तरह से क्लियर रखना चाहिए कि इस बात की बेहद संभावना है कि अगर इंडिया गठबंधन वहां पे यूपी में एक्ट करता है तो उसमें बसपा फिलहाल शामिल नहीं होगी। मायावती ने खुद भी कह रखा है। दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है
कि कांग्रेस को जिस तरह की ये उनकी स्थिति है, वहां पे केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, तमाम राज्यों में संगठन बिखरा हुआ है। कई कई जगहों पे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन में तमाम पद खाली पड़े हुए हैं, और पूरा ढांचा जो है एकदम चरमराया हुआ है, जिस पर बहुत काम किए जाने की जरूरत थी, लेकिन काम नहीं किया गया। तो कांग्रेस को मुझे लगता है जिद छोड़ करके, जैसे कि बात राजीव गुप्ता साहब ने भी कही, सिन्हा साहब ने भी, कि कांग्रेस को जिद छोड़नी पड़ेगी, और उनको ये देखना पड़ेगा कि जो क्षेत्रीय छत्रप है, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जहां मजबूत है वहां उनके साथ जिस तरह का नेगोशिएशन करें, थोड़ा लचीला रुख अपना के रखें। एक समस्या दूसरी है, आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे पे, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन बात करनी जरूरी है। कांग्रेस पार्टी की समस्या ये हमेशा से रही है, भले सोनिया जी अध्यक्ष रही हो, सीताराम केसरी रहे हो, राहुल गांधी रहे हो, या अब मल्लिकार्जुन खड़गे रहे, जो सलाहकार है टॉप लेवल के, उनकी वजह से बहुत नुकसान पहुंचता है पार्टी को। इस कदर नुकसान पहुंचता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आप देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे इज द बेस्ट पर्सन। मुझे याद है कि छत्तीसगढ़ में अभी मिली हार के बाद विधायक मिलने गए दिल्ली, तो केसी वेणुगोपाल जो राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने उन लोगों से कहा, सुनिए बात, उन्होंने विधायकों से कहा जिनको निलंबित कर दिया गया था, पार्टी से निकाल दिया गया पार्टी विरोधी बयानों की वजह से, उनसे कहा कि अगर एआईसीसी का सर्वे होता आपके यहाँ, तो शायद हम बेहतर ढंग से सीट बांट पाते और आप जीत लेते, लेकिन आपके नेताओं ने वहां पर एआईसीसी का सर्वे नहीं होने दिया। ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयावह, बहुत ही डरावना बयान है। इसका मतलब ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की नहीं चली, फिर चली किसकी? किसके कहने से? क्या किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर, किसी स्टेट का प्रेसिडेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई आदेश दे उसको पालन न करे? क्या ऐसा हो रहा है कांग्रेस में? तो हाँ, ऐसा हो रहा है। यह सच्चाई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, अब भी शायद मुझे लगता है कि कई बार जानबूझ करके भी लोग गांधी परिवार की और जो आसपास के तमाम वर्षों से जमे जमाए लोग हैं, उनकी अवहेलना नहीं कर पाते हैं। अगर अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को स्वतंत्र रूप से एक्ट करने दिया जाएगा, अगर ऐसे निर्णय नहीं लिए जाएंगे जिससे पार्टी, जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी लगातार जो निर्णय ले रही है पिछले साल भर से, दो सालों से, या मल्लिकार्जुन जी के प्रेसिडेंट बनने के बाद से, उनमें कई बार मैं चौंकता हूं। जैसे कि शैलजा को प्रभारी बना दिया, कमलनाथ के हाथ में दे दिया पूरा मध्य प्रदेश इलेक्शन, वहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट को जो दिखना चाहिए था, जिस तरह का एक की एकता दिखनी चाहिए थी, वो नहीं दिख रही थी, अलग अलग लाइन पे वो कर रहे थे। तो ये सब चीजें जो है ना, वो खड़गे जी को कमजोर बनाती है, जबकि वो उनके लिए दोषी नहीं है। इसके लिए दोषी जो है वो सिस्टम है, जो कांग्रेस के अंदर पीछे से छुप छुप के काम कर रहा है, जिसका काम खाली नोट बनाना है, और मीडिया उसके बारे में बोलता नहीं, मीडिया खामोश रहता है। मैं तो नहीं देखा कि किसी चैनल पर कभी बात हो कि केसी वेणुगोपाल की क्या जरूरत है भाई, क्यों भेज दिया हरियाणा से हारे हुए प्रदेश अध्यक्ष की तौर पे विफल हुई नेता को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बन करके, जबकि पीएल पुनिया यहाँ पे थे? क्यों नहीं बोला, बात करते? क्यों नहीं बात करते कि इस समय उत्तर प्रदेश में अजय राय को प्रेसिडेंट बनाकर वहां पर यूपी जोड़ो यात्रा जैसी चीज निकालने की क्या जरूरत थी? ये कौन सी चीज, नई चीज हो रही है? तो देखिए, बहुत, मैं फिर से कह रहा हूं, तमाम कमियां अपनी जगह। जब आप सड़क पर, कांग्रेस हमेशा से ऐसी रही है,
कांग्रेस हमेशा से ऐसी रही है, इंदिरा जी के समय से वैसी ही रही है। कोई नई चीज नहीं है। जो लोग दर्शक अभी देख रहे हैं हमारे साथी पब्लिक इंडिया, उनको लगता होगा ये क्या हो रहा है कांग्रेस को, तो नहीं भैया। कांग्रेस इसके बावजूद भी यूपीए 1 यूपीए 2 नरसिम्हा राव की सरकार आई और कांग्रेस जीत जाती है। जब लगता है कांग्रेस हार रही है तो कांग्रेस अचानक कोई करिश्मा कर देती है। तेलंगाना में 2 महीने पहले तक चुनाव हार रही थी, जीत गई। तो ये है, एकमात्र रास्ता है सड़क पर उतरने का, जनता के साथ जुड़ने का, आंदोलन करने का, जेल जाने का। राहुल गांधी को जेल जाना चाहिए था। तमाम मौके आए जब उनकी बर्खास्तगी हुई थी, वो हुआ था उनको। मैं कह रहा था कि अगर एक बार राहुल गांधी जेल चले गए होते 2 दिन 4 दिन के, नेहरू कितनी बार जेल गए भाई। मैं कहीं पढ़ रहा था कि 10-11 साल से ज्यादा का समय जेल में बिताया। क्यों डरते हो भाई इस चीज से? पुलिस की लाठी से डर रहे हो? देखो जेपी ने कितनी लाठियां खाई, जेपी के चेलों ने कितनी लाठियां खाई, वामपंथियों ने कितना लाठी डंडा खाया। अभी तक कोई देखो कोई मार देता है, उनकी अपनी सरकार होती है, वहां पर उन पर लाठियां पड़ जाती है, तो वो सहते हैं। तो जब तक आप जनपक्षधर राजनीति नहीं करोगे, कोई मतलब नहीं है इसका। राम प्रकाश जी, सब बकवास है एकदम। मैं किसी तरह की बैठक को, कि इंडिया गठबंधन कुछ भी कर ले, 8-10 बैठक होगी अगले कुछ महीनों में, भैया तुम बैठक करके करोगे क्या? सीट शेयरिंग, हमको सत्ता, हमको सत्ता। सत्ता बाद में, पहले उसका इलाज करो। जो तुम्हारी कमियां हैं उनको पहचानो, तब जाके मोदी से मुकाबला कर पाओगे। और उसके अलावा जी। और कोई रास्ता नहीं। आवेश सर, सवाल यही, बस राम मंदिर का ये एक चीज और उसमें ऐड कर दूं। जिस तरीके से अभी माहौल बनाया जाएगा राम मंदिर के चुनाव को, चुनावी माहौल बनाया जाएगा राम मंदिर का प्रचार प्रसार करके, राम मंदिर के लेकर के तमाम आयोजन को, जैसा अभी आप भी कह रहे थे कि अगले 3-4 महीने वो पूरा राममय ही रहेगी सारी चीजें। तो ऐसे में क्या भारत जोड़ो यात्रा, इसका जो असर होगा, राम मंदिर का जो सियासी प्रचार प्रसार है, उसके असर को कम करने के लिए भी जरूरी हो गई है? मेरे पास इस बात की स्पष्ट जानकारी है कि भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम बन गया है और जल्द ही शुरू होगा। बात बस इस चीज की थी कि उसमें इंडिया गठबंधन पूरा शामिल होता है कि नहीं होता है, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का शो बन के रह जाता है। दूसरी बात, ये बेहद जरूरी है कि राहुल गांधी, जो आइडियोलॉजिकल तौर पे बहुत परफेक्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब उनको खुल के राजनीति भी करनी पड़ेगी। सिर्फ आइडियोलॉजी से काम नहीं चलेगा। अगर खुल के राजनीति नहीं करते हैं तो स्थिति जो है फिलहाल बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं जो जैसा बता भी रहा हूँ कि राम मंदिर को लेकर के ये अब इनके पास और कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के पास राम मंदिर के अलावा ऐसा कुछ नहीं है जिसके आधार पे वो 2024 का चुनाव लड़ सके। तो मुझे लगता है कि नैरेटिव खड़ा करने की जरूरत थी। ऐसा नैरेटिव खड़ा करने की जरूरत थी जिस पर न मोदी कुछ कर सके और न बात कर सके। सबसे बड़ी चीज, जैसा कि बताया प्रोफेसर राजीव गुप्ता ने, कि जिस तरह से संसदीय परंपराओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज आलम यह है कि देश का अल्पसंख्यक पुलिस थानों में नहीं जा पाता, देश का आदिवासियों की बेटियां नंगी घुमाई जा रही है। ऐसे वक्त में जनता को साथ लेकर के, सिर्फ जनता के मुद्दों पर अपने मुद्दे मत निकालिए। आप अपने मुद्दे मत निकालिए, फंस जाएंगे बुरी तरीके से। ये चुनाव ऐसा है, जनता के मुद्दों पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, उत्पीड़न पर, संसदीय संवैधानिक मूल्यों पर, इनको लेकर के पब्लिक के बीच जाइए। और आप देखिएगा, अगर इसकी शुरुआत कर दी गई, जो कि एक बड़ा अच्छा वक्त था। मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे बहुत क्षोभ है इस बात का कि पार्लियामेंटियंस ने इस्तीफा नहीं दिया। अगर इस्तीफा दे करके अपने संसदीय क्षेत्रों में जाते तो जनता ऐसा स्वागत करती, पूरा माहौल जो खड़ा होता, आप माने कल्पना नहीं कर सकते। मुझे आश्चर्य नहीं है कि कौन इन लोग को बुद्धि देता है, किस विवेक के आधार पर निर्णय लेते हैं। क्या ये सब ऐसे ही नेता है? क्या इतना ही? मैंने तो देखा ही नहीं कि डॉक्टर लोहिया के बाद कोई इतना ज्यादा, मैंने देख वो वक्त था कि वो अपने आप को स्थायी तौर पे विपक्ष का ही मानते थे।
तमाम वामपंथी नेताओं को जानता हूं मैं, जो अपने आप को स्थायी विपक्ष मानते हैं, उनको पक्ष में जाना ही नहीं है, सत्ता में ही नहीं जाना है। नहीं, मुझे सत्ता नहीं चाहिए, हम विपक्ष की राजनीति करेंगे। अब तो विपक्ष की राजनीति करने वाले लोग नदारद है भाई। कौन है बताइए जो विपक्ष की राजनीति करना चाहता है? और विपक्ष की राजनीति ऐसे होती है, आप खुद सोचिए। एक बात आखिर में जोड़ना चाहूंगा राम प्रकाश जी, बहुत जरूरी है, जो शायद आप लोग असहमत हो। मुझे लगता है कि ये जो मुद्दा उठाया गया कि संसद की सुरक्षा खतरे में, ये सब कोई जान रहा है कि संसद की कोई सुरक्षा खतरे में नहीं थी। बेरोजगार लोग थे, घुस घुस गए, कूद गए। उसको लेकर के जो ये जिद पकड़ना कि हाँ अमित शाह बोले, ये बोले, दरअसल मुझे ये बात भी नहीं जमी। तमाम मुद्दे आप जानते हैं, 71 सवाल पूछे जाने थे विपक्ष के द्वारा, 71 क्वेश्चंस जो नहीं पूछे गए। ये खतरनाक है। मुझे लगता है कि वो इस बात में सफल हो गए कि आप पार्लियामेंट में कुछ कह ना पाओ, अपने सवाल ना रख पाओ। जब अडानी के मुद्दे पर नहीं बोला, उस वक्त आप लोगों ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जब राहुल की बर्खास्तगी हुई, महबूबा मित्रा की बर्खास्तगी हुई, जब दानिश अली को गाली दी गई, उस वक्त भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया। दरअसल ये समूचा विपक्ष एक त्रासदी है कि अवसरों को खोने वाला विपक्ष है। और जब आप अवसर खोते हैं, वक्त खोते हैं, उस समय पर चूक जाते हैं, तो राजनीति में बैक गियर कोई नहीं है कि बैक गियर लगा के फिर से पहुंच जाए। नुकसान झेलने को तैयार रही है। फिलहाल मेरी शुभकामनाएं हैं इंडिया गठबंधन के साथ कि एकजुट होगी और सड़क पे उतरेगी। सड़क पे उतरे बिना कुछ हासिल नहीं होने